नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेकर के आई हूँ वह जापान के इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है और आधुनिक जापान के इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है। तो आप लोग इस चैप्टर को पूरा देखिए। इसके अंदर आपको छोटी छोटी बातें भी मिलेंगी, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। तो आज का क्लास बहुत ही संक्षेप और सरलता के साथ मैं आपके सामने रखूंगी ताकि आपको समझने में आसानी हो, और अगर परीक्षा में ऐसे सवाल आ जाए तो आप उसका जवाब बहुत आराम से दे सकें। तो चलिए, आज का टॉपिक हमारा क्या है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर और जापान की हार, द्वितीय विश्व युद्ध और जापान की हार। हम जानते हैं कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ 1939 टू 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला है, ये हमें याद रखना है। और इस युद्ध में भी दो पक्ष थे। इसमें हम देखते हैं कि इस बार जापान की हार एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी विश्व इतिहास में, क्योंकि हमने देखा कि किस तरह जापान एक साम्राज्यवादी देश हो गया था। एक छोटा सा जापान अपनी शक्ति को इतना बढ़ा लिया था कि वह रूस जैसे बड़े देश को भी कुछ नहीं समझता था, चीन को वह कुछ नहीं समझता था, और ऐसे में उसका मन जो है वह बढ़ता ही जा रहा था। वह बिल्कुल यूरोपियन देशों के समकक्ष दौड़ लगाने की कोशिश कर रहा था, और ये बात मित्र राष्ट्रों को सुहा नहीं रही थी, उन्हें खल रही थी। अंततः जब हम देखते हैं कि जापान युद्ध में भाग लिया, इटली उसके साथ था, जर्मनी उसके साथ था, युद्ध में उसने अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास किया, लेकिन आज हम पढ़ेंगे जापान को महिमा मंडित करने वाली बात नहीं है। आज जो हमारे सामने विषय है वह जापान की हार। लेकिन इस विश्व युद्ध में जापान हार गया, ये बहुत बड़ी बात थी। जापान जो किसी को कुछ नहीं समझ रहा था, वह द्वितीय विश्व युद्ध में हार कैसे गया? इसके कारण की जब समीक्षा की गई तब क्या पाया गया, एक सीधी नजर में हम देखें उसको, तो भ्रष्ट और तानाशाही नौकरशाह। हम क्या देखते हैं कि जो सरकारी पद पे बैठे हुए थे, पावर में थे, वो एकदम से अहंकार में चूर थे। उन्हें लग रहा था कि जापान तो हमारा सबों को हरा करके जीत जाएगा, मेडल ले आएगा, जो उसकी महत्वाकांक्षा है वह पूरी हो जाएगी। जबकि सेना में बहुत सारी कमियां आ गई थी, जिसे दूर करने का काम भ्रष्ट और तानाशाही जो नौकरशाह थे उनका था। लेकिन उन्होंने इसका जिम्मा नहीं लिया, बल्कि जब जापान की स्थिति कमजोर होने लगी तो इन सैनिकों को, सैन्य विभागों को या सेना से संबंधित जो भी थे उनको दोष देने लगे। इन्होंने अपने ऊपर दोष नहीं लिया कि अगर जापान की हार हो रही है, जापान अगर हार रहा है, तो इसमें दोष किसका है? दोष है सेना का, सैनिक विभाग का। जबकि होना ये चाहिए कि जो तानाशाह होते हैं उनको अपने सूत्र के अनुसार, गुप्त सूत्रों के अनुसार यह पता करना चाहिए कि कौन सा देश कौन सा कदम उठाने वाला है, कौन सा कदम हमें उठाना चाहिए कि सामने वाले को हम झुका सके। ये काम सरकार का था, जबकि सरकार यह सब काम करने में अक्षम रही। और हम देखते हैं कि सरकारी अधिकारी जो थे, बड़े बड़े पदों पर जो बैठे थे, इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया, सही काम नहीं किया, और ये बहुत बड़ा कारण बना जापान की हार का। दूसरा, आर्थिक कमजोरी। जब हम देखते हैं
कि युद्ध हो रहा था, तो युद्ध में धन की तो बहुत आवश्यकता होती है। सेना को खाने पीने के लिए धन चाहिए, सेना को हथियार के लिए धन चाहिए, जबकि जापान की स्थिति मित्र राष्ट्रों के सामने बहुत ही कमजोर थी। उनकी सैन्य व्यवस्था, उनके हथियार, उनके सिस्टम, उनके तोप, उनके टैंक, उनके आकाश वायुयान, लड़ाकू जहाज, पनडुब्बी, सारे कुछ बहुत ही स्ट्रांग थे। किसके सामने? जापान के सामने। क्योंकि जापान के पास उनके बराबर आर्थिक शक्ति नहीं थी, जिसके कारण जापान का हारना तय हो गया। अक्षम सैन्य व्यवस्था, जैसा कि मैंने कहा कि हर जगह मित्र राष्ट्रों में, चाहे वो इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, रूस हो, अमेरिका हो, इनके पास एक से एक तकनीक आ गए थे। ये युद्ध में बहुत अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे थे, जिसके कारण हम देखते हैं कि इनकी सेना भी बहुत मजबूत थी, इनके पास हथियार बहुत अच्छे थे, इनको ट्रेनिंग बहुत अच्छी दी गई थी। तो उसके सामने जापान की सैन्य व्यवस्था उससे बहुत कमजोर पड़ रही थी, जो एक बहुत बड़ा कारण बना जापान के पराजय का। इसके साथ हम यह भी कह सकते हैं कि किस तरह 2 एटम बम गिराए गए जापान पर, यह भी टेक्नोलॉजी था और उस टेक्नोलॉजी का उन्होंने यूज कर लिया। हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 बम गिराए गए। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में बम गिराया गया और जस्ट 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में बम गिराया गया, जिसका नाम हमें जानना चाहिए कि फैट मैन और लिटिल बॉय नाम के ये बम थे, जिसने पूरे जापान में तबाही मचा दी। और यह एक बहुत बड़ा कारण बना जापानी सरकार को, जापानी सेना को आत्मसमर्पण करना ही पड़ा। ऐसी विकट स्थिति आ गई थी, ऐसे हथियार का प्रयोग उन्होंने कर दिया कि अब उससे आगे जाकर के लड़ना जापान के बस की बात नहीं थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सैन्य व्यवस्था जो है वह जापान की उतनी स्ट्रांग नहीं थी जितनी होनी चाहिए। जापान को सहयोग का अभाव। जापान का मित्र जर्मनी था, इटली था, लेकिन धीरे धीरे हम देखते हैं कि जर्मनी अलग हो गया, दूर हो गया, और इटली तो बिल्कुल अलग ही हो गया। तो जिस समय इसे अपने मित्रों की सहायता चाहिए थी, उस समय जर्मनी और इटली ने इसकी सहायता नहीं की। जबकि गुप्त संधियां हुई थी, उसके अंतर्गत बहुत सारे ऐसे संधि हुए थे जिसके अंतर्गत दोनों को मदद करने की बात की गई थी, दोनों किस स्थिति में किसकी मदद कर सकते, ये सब कुछ तय था। लेकिन समय ऐसा रहा कि जापान को अपने मित्रों का सहयोग नहीं मिल पाया। किनका? इटली और जर्मनी का। खासकर जापान की अदूरदर्शिता। जापान एक तो बहुत छोटा देश था, उसकी साम्राज्यवादी नीति जो थी वह बहुत बढ़ चढ़ के बोल रही थी। उसे लग रहा था कि वो इंग्लैंड को पीछे छोड़ देगा, फ्रांस को पीछे छोड़ देगा, अमेरिका को पीछे छोड़ देगा और खुद वो सर्वा बन जाएगा, बहुत अपने विश्व में उसका एक अलग ही जगह हो जाए। ये उसकी गलतफहमी थी और इस गलतफहमी के चलते वह युद्ध में भाग लिया और युद्ध में वह आगे बढ़ता गया। ये अलग बात है कि जापान का बहुत देशों से युद्ध हुआ। चीन के साथ जब युद्ध हुआ तो उसमें हम देखते हैं कि 18 लाख लोग जो है मर गए, गुम हो गए। और एक स्थिति ऐसी आई कि कभी लगा कि जापान जीत की तरफ जा रहा है, लेकिन अंततः हम देखते हैं कि चीन के द्वारा जापान को पराजित होना पड़ा। हमें याद करना चाहिए किस तरह चीन और जापान के युद्ध में चीन को
जापान ने पराजित किया था और उसके बहुत सारे महत्वपूर्ण बंदरगाहों को, महत्वपूर्ण प्रांतों को अपने अधीन कर लिया था। वही चीन, अभी भी उसने अंडरएस्टिमेट किया था कि वही चीन होगा जिससे हमने इस तरह से छीना झपटी की थी, जिसे हमने इस तरह से पराजित किया था। लेकिन समय बदल चुका था, चीन की स्थिति स्ट्रांग हो गई थी और जापान उसके सामने कमजोर हो गया था। रूस की भी स्थिति बहुत अच्छी हो गई थी, जबकि जापान सोच रहा था कि रूस की वही स्थिति है जो कभी हुआ करती थी 1905 में, जिस तरह हमने हरा दिया था 4-5 में रूस को, आज भी वही रूस होगा। तो इन सब गलत फहमियों के चलते जापान की हार हुई। अति आत्मविश्वास वही है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आत्मविश्वास भी कुछ ज्यादा ही था। आत्मविश्वास का कारण वही था पिछली जीत, उनका पिछला, उनकी महत्वाकांक्षा, ये सब उससे यह बता रही थी कि तुम अजेय हो, तुम किसी को भी जीत सकते हो। इन सब कारणों को लेकर के हम देखते हैं कि जापान युद्ध में हार गया। यह एक बहुत बड़ी बात थी। और इसके साथ ही हम देखते हैं कि मित्र राष्ट्रों के द्वारा इस पे शासन, इस पे लाद दिया गया, मित्र राष्ट्रों का शासन। ये अलग बात है कि यहाँ के शासक को राजा रहने दिया गया, लेकिन शासन मित्र राष्ट्रों के हाथ में आ गया। कौन मित्र राष्ट्र? अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, रूस, चीन, ये सब इन पे भारी पड़ गए। और यहाँ पर जो मित्र राष्ट्रों की तरफ से एक प्रतिनिधि मैक आर्थर आया और इसने उसके बाद चीन पर जो है फ्लैग मार्च किया और यह बता दिया कि यहाँ अब मित्र राष्ट्रों का शासन है। तो इस तरह से हम देखते हैं जापान हार गया। जापान के हारने के बाद उसे क्या हानि हुआ, उसे क्या भुगतान करना पड़ा, तो हम क्या देखते हैं, रूस के अधीन कौन कौन से क्षेत्र चले गए उसके? कुरिलीज और दक्षिण सखालिन नाम के जो क्षेत्र थे वह रूस ले लिया। कोरिया, याद होगा कोरिया के लिए कितनी लड़ाइयां होती थी। इस कोरिया को अब जापान से ले लिया गया और क्या कहा गया, रूस और यूएस समान रूप से उस पर शासन करेगा। कब तक? जब तक वह स्वतंत्र ना हो जाए। फार्मोसा द्वीप हमें याद है कि चीन से जापान ने ले लिया था एक समय। अब फार्मोसा द्वीप पुनः चीन के पास आ गया। पोर्ट आर्थर जो बंदरगाह था, जो बहुत ही महत्वपूर्ण था, उसे रूसी पट्टे पे दे दिया गया। रूस को पट्टे पे दे दिया गया कि इसका यूज तुम करो इतने साल की। चीनी पूर्वी रेल मार्ग जो थे उस पर रूस और चीन का प्रबंध हो गया। दोनों उसको सम्मिलित रूप से देखेंगे। और इसके साथ ही हम क्या देखते हैं कि जापान, जो सेकंड जापान युद्ध हुआ, इसमें हम देखेंगे, जिसके बारे में अभी हमने बताया था, चीन जापान युद्ध जो हुआ वो 7/7/45 से 17/8/45 तक हुआ, जिसका नेतृत्व हो थिंचिंग ने किया। और शुरू में इसे सफलता प्राप्त हुई, बाद में यह हार गया। लेकिन इसमें वहां का जो मिलिट्री कॉलेज है, जापान का मिलिट्री कॉलेज, उस पर जब बम गिराया गया, जब बहुत भयंकर हमला किया गया, तो यहाँ के हो थिंचिंग जो है उन्होंने यहाँ पर आत्मसमर्पण कर दिया। और इस तरह से हम देखते हैं कि जापान की हार हो गई और 2 सितंबर 1945 को यह आत्मसमर्पण कर दिया। जापान जो है अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जापान की हार विश्व इतिहास की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि हम देखते हैं कि जापान की जीत विश्व इतिहास में किस तरह बड़ी घटना थी। वो एक प्रेरणा बन गया था विश्व के लिए कि जापान जैसा एक छोटा देश वो बड़े बड़े देशों को पानी पिला दे रहा है, धूल चटा दे रहा है। लेकिन एक स्थिति ऐसी भी आई जब जापान को धूल चाटना पड़ा मित्र राष्ट्रों के हाथ। तो इसके साथ ही मैं आज का ये चैप्टर समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।